संडे सुबह 8 बजे आपका वापस स्वागत है। किसकी बात कर रहे हैं? टाइकून्स ऑफ इंडिया। हर बार बोलता हूं, वो ब्रिलियंस जो कमा के देते हैं कई बिलियंस। टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज ही ऐसी है। सुनील भारती मित्तल से जेआरडी टाटा, राजीव दीक्षित से मुकेश अंबानी, गौतम भाई अडानी, उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, राकेश झुनझुनवाला, इंडिगो ने कैसे हवाई जहाज इतना प्रॉफिटेबल तरीके से उड़ाया, उदय कोटक, धीरू भाई अंबानी। एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट लंबी है। बेहतर होगा ये प्लेलिस्ट दिया है आपको। प्लेलिस्ट जो है ना, इसके अंदर केवल इसी सीरीज के वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट पर जाने का तरीका भी मैंने आपको समझाया। आज बात करूंगा उस बैकबोन की जिसने कई ब्रिलियंस को खड़ा किया। किसके लिए? श्री नारायण मूर्ति के लिए। किसने? कृपा की मूर्ति श्रीमती सुधा मूर्ति। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। 19वां एपिसोड है टाइकून्स ऑफ इंडिया। आज का एपिसोड थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, थोड़ा अलग है। आज के एपिसोड में केवल नंबर्स नहीं है, डेटा नहीं है, इमोशंस भी है, फीलिंग भी है, टुगेदरनेस भी है, बॉन्डिंग भी है, वो वैल्यूज भी हैं जो वैल्यूबल्स कमा के देती हैं। आज इनकी बात कर रहा हूं, न केवल एक टाइकून है, लेकिन बिजनेस एम्पायर की वैल्यूएशन इनकी वैल्यूज पे बनी है। वो वैल्यूज, वो कैरेक्टर, वो एथिक्स, वो मोरालिटी, वो प्रिंसिपल्स, वो कैसे बिल्ड किए जाएं, वो फोर्स बिहाइंड द करोर्स, ताई बिहाइंड टाइकून। कौन सी ताई? श्रीमती सुधा मूर्ति। श्रीमती सुधा मूर्ति, इन्होंने हमें सिखाया है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए केवल सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कल्चर भी चाहिए। आज बात करूंगा इन्फोसिस को वर्किंग कल्चर जिसके पीछे ये फोर्स है, ताई बिहाइंड टाइकून्स। नारायण मूर्ति की सक्सेस की रियल प्राइम सोर्स, सिंपल येट बोल्ड, सक्सेसफुल येट हम्बल, वेरी विनम्र, इतनी हम्बल। कपिल शर्मा शो में आपने इनको देखा होगा। भारत की पहली फर्स्ट इंडियन फीमेल इंजीनियर, वो राइटर जिन्होंने कई किताबें लिखी, वो फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का दान दिया, राज्यसभा की मेंबर, पद्मश्री, पद्म भूषण, सिंप्लिसिटी की मूर्ति श्रीमती सुधा मूर्ति। आइए देखते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा इनकी सिंप्लिसिटी की मूर्ति सुधा मूर्ति, मैं भी आज थोड़ा जैकेट उतारने के मूड में हूं। सिंपल हाथ फोल्ड करके, सिंपल कफ्स को फोल्ड करके चर्चा करूंगा। एक के बाद एक देने वाला हूं स्ट्रैटेजीज आपको, जिससे आपको लाइफ में प्रगति करने का अवसर मिलेगा। एक बार एक रेस्टोरेंट में गई और वहां उन्होंने ऑर्डर किया, साउथ इंडियन खाने का मन करता है, रसम ऑर्डर कर दिया। वो रसम की जगह दे गया अपम। वेटर को बोला, अगर पहले वाला आइटम गलत आ जाता तो क्या करते हो? तो वेटर बोला, उसको फेंक देते हैं, दोबारा आप आपको रसम बनाते हैं बिना कुछ कहे। सुधा मूर्ति वहां पे रसम नहीं मंगाया, वही अपम खा के आ गई। बेशक अपने वाला टेस्ट ना हो, लेकिन खाना कभी वेस्ट ना हो। ये थी सुधा मूर्ति, द बॉन्ड स्टोरी टेलर। छोटी थी ना जब स्कूल के अंदर, तो एक बार टीचर ने उनको बोला, क्लास मॉनिटर बनोगे? बोले बनूंगी। और जब टीचर क्लास में घुसी तो बच्चे हंगामा पे हंगामा किए, ये चौक फेंके, वो मजे ले। वहां पे टीचर आई, बच्चे शोर कर रहे, सुधा मूर्ति को डांट पड़ गई। अगले दिन टीचर ने बोला, दूसरा मॉनिटर बनाएंगे, तुमको नहीं बनाएंगे। सुधा ने आगे बढ़ के रिक्वेस्ट किया, एक मौका और दे दीजिए, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। टीचर मान गई, मान गई। अब टीचर ने कहा, एक मौका कोई मांगे तो मान लेना चाहिए। वैसे तो 7 मौके तक मांग लेने चाहिए, पर एक मौका तो मानना चाहिए। सुधार के लिए नहीं, सुधा की लिस्ट बनी, सूत्रधार बनी। सुधा ने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी बड़ी एंगेजिंग होती, सारे बच्चे चुप। सुधारा बॉर्न स्टोरी टेलर, इतनी कहानियां सुनाए वहां पे, ऐसी ऐसी आध्यात्मिक कहानियां सुनाए, साउथ इंडियन कहानियां सुनाए, अच्छे अच्छे संस्कारों की कहानी सुनाए, अच्छे अच्छे विचारों की कहानी सुनाए। टीचर जब क्लास में आए, देखे बच्चे चुपचाप कहानी में अपना मन लगाए, टीचर बोले, सुधा मूर्ति, ये आपका बीज बनेगा आपके बड़ा लेखक बनने के लिए। आज तक 20,000 किताबें उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में है। 60,000 लाइब्रेरी पूरे देश में इन्फोसिस फाउंडेशन से बना चुकी हैं। 1.5 करोड़ किताबें आज तक दान दे चुकी हैं। खुद से 150 किताबें लिख चुकी है इंग्लिश और कन्नड़ के अंदर। बेस्ट क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑथर्ड बुक्स जो होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेस्ट सेलर चिल्ड्रन बुक। ये सुधा मूर्ति 3 बेडरूम के मकान में रहती है, लेकिन जब इनसे को पूछे कितने बेडरूम है तो बोलती 2, क्योंकि तीसरा वाला इन्होंने अपना किताबों का लाइब्रेरी बनाया हुआ है। अच्छा, दामाद इनके ऋषि सुनक, वो बन गए अपना प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, यूके के, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा, देखो माँ ऐसा करो, 4 कमरे का मकान करा लो। है जी, 4 कमरे का मकान करा दिया, 1 बेडरूम ऐड करा दिया। फिर किसी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा, कितने कमरे के मकान में रहते? वो 2 कमरे के। अब ऋषि सोनक ने कहा, यार माँ मान नहीं रही, हमने 4 कमरे बना दिए, अभी भी 2 कमरे बोल रहे। फोन करके पूछा, आपने इंटरव्यू में 2 कमरे क्यों? बोला क्योंकि जो चौथा कमरा है वो भी लाइब्रेरी बना दी, एक तुम्हारे ससुर जी की और एक तुम्हारी सास की। हम दोनों को एक एक लाइब्रेरी पसंद है, अपने अपने एक एक कमरे पसंद है, अपनी जीवन वैसे ही चलता है। ये ऐसी है, इफ यू कांट फाइंड अ वे शी विल क्रिएट वन। 1968 की कहानी से शुरुआत करता हूँ। इंजीनियरिंग करने की जिद कर दी इन्होंने। उस समय कोई इंजीनियरिंग नहीं करता था। माँ बाप ने बोला, कोई शादी कहाँ करेगा तुमसे? जो लड़की लड़कों के साथ पढ़ती हो, लड़कियां कहाँ इंजीनियरिंग करती हैं? केवल लड़के 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 लड़के। बीच में एक लड़की बहुत मुश्किल से घर वालों को समझाया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। अब घर वाले माने, अब प्रिंसिपल ने मना कर दिया। और प्रिंसिपल ने कहा कि अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो टेस्ट मैं सेट करूंगा। वो भयंकर टेस्ट सेट कर दिया कि कोई पास ही ना कर सके। सुधा ने पूरा पेपर ठीक किया, एडमिशन हो गया। बाद में प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक और रिस्ट्रिक्शन, कैंटीन में नहीं जाओगी,
और साड़ी में आना होगा। अब 600 लड़कों में 599, 600 बच्चों में 599 लड़के, एक सुधा मूर्ति अकेली लड़की। कोई नोट्स नहीं शेयर करे, कोई बात नहीं करे। लड़के उनको सीक्रेट चिट्ठियां लिख करके दे दें कि तू इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जान कहीं जाके शादी कर ले, यूं क्यों परेशान हो रही है, बीए कर ले, इंग्लिश में जाकर के कन्नड़ में बीए कर ले। तो पहले तो, क्योंकि उनसे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी कॉलेज में, वहां पर टॉयलेट तक नहीं था लड़कियों के लिए, पूरा पूरा दिन भूखा रहती थी, पूरा पूरा दिन प्यासा रहती थी, ताकि टॉयलेट ना आ जाए शाम के समय मुझे। आगे चल करके इन्फोसिस फाउंडेशन ने 18,000 लड़कियों को टॉयलेट बनाए थे। 18,000 टॉयलेट बनाए थे। उनको लड़कों से बात करने के लिए सख्त मनाई थी, तो प्रिंसिपल को लगता था अगर लड़कों से बात करेगी ध्यान भटक जाएगा। लेकिन पहले साल में पूरा कॉलेज टॉप कर दिया। लड़के खुद ही उनसे डाउट पूछने आने लगे। One has to be strong enough to break the stereotypes। जो चीज आज तक नहीं हुई, ये मत सोचना कि वो आज नहीं होगी। I am my past, I have to break that mindset। इंजीनियरिंग खत्म हुई, एमटेक करने चली गई। 1976 में लास्ट ईयर था एमटेक का। उनको पता चला टाटा की टेल्को के अंदर एक वैकेंसी आई है, नौकरी लग रही है वहां। वो चिट्ठी लिख दिया जेआरडी टाटा को, और क्या लिखा उसमें चिट्ठी में कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं कि लड़की अप्लाई नहीं कर सकती यहां पे, और मैं आपको आज ये याद दिलाना चाहती हूं जेआरडी टाटा कि इस देश की प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक आप औरतों को इन्वॉल्व नहीं करोगे वर्कफोर्स के अंदर, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे औरतों को, मेन और वुमेन को आप इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी। नो वुमेन पॉलिसी, जेआरडी टाटा, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जेआरडी टाटा को अपना डिसीजन पे रिवीजन करना पड़ गया। उन्होंने रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे, लेकिन वहां से जॉब की चिट्ठी आ गई। मीनवाइल ये अमेरिका के अंदर पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए इनको जॉब लग गई वहां पे। तो अब इन्होंने कहा मैं टेल्को नहीं जाऊंगी, अब मैं अमेरिका निकल रही हूँ पीएचडी करने की। तो उनके पिता ने उनको रोक दिया, कहा बेटी रुको, मेरी बात सुनो, अगर तुम हजारों लाखों लड़कियों के लिए लड़ी हो ना, ये अपने लिए नहीं लड़ी थी तुम, ये तुम उन हजारों लड़कियों के लिए लड़ी हो जिनको इंजीनियरिंग में नौकरियां नहीं मिलती थी। अब पीछे मत हटना और टेल्को चले जाओ। तो ये टेल्को में पहली लड़की अपॉइंट हुई थी। ये जिंदगी में ना अपने प्लेजर के लिए नहीं जी, अपने पर्पस के लिए जी। सुधा मूर्ति के 3 सबसे बड़े शौक थे, एक पढ़ना, हजारों किताबें पढ़ना, दूसरा फिल्में देखना, उन फिल्मों जिनसे मैं संस्कार बढ़ते हो, और तीसरा इनको एक शौक था साड़ी खरीदने का। साड़ी बहुत खरीदा करती थी। पर 2002 में एक बार काशी विश्वनाथ गई। काशी विश्वनाथ है, वहाँ पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद पुजारी ने उनसे कहा अपनी पसंद की कोई एक चीज़ छोड़ दो। अभी सोचे 3 चीजें पसंद है मुझे, भैया पढ़ना या फिल्में देखना है साड़ी खरीदना। अगर पढ़ना छोड़ दूंगी दूसरों का फायदा नहीं होगा, फिल्में देखना छोड़ दूंगी तो वहां से मैं काफी कुछ सीखती हूँ, मैं दूसरों को नहीं सिखा पाऊंगी। साड़ी का अगर खरीदना छोड़ दिया तो किसी का नुकसान नहीं, चलो साड़ी खरीदना छोड़ देता हूं। उन्होंने तब से आज तक एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी। साड़ी खरीदना एक ऐसी चीज था जिसे सोचा छोड़ना किसी का लॉस नहीं होने वाला। उस दिन कसम खा ली कि न केवल साड़ी बल्कि फालतू की भी कोई चीज नहीं खरीदेंगे। मन्नत के लिए मनपसंद चीज छोड़ दी उन्होंने। आज इस बात को 21 साल हो गए, उनके पास बेसिक 10-12 साड़ियां हैं, वही बदल बदल के पहनती हैं। भगवत गीता में भगवान ने इसके ऊपर श्लोक बोला है, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। जितने महान लोग हैं ना, गीता के कहीं ना कहीं लेसन इनके अंदर मिल जाते हैं। भगवत गीता का आप जीता जागता उदाहरण है, और आप ही जैसे लोगों से इंस्पायर होकर ये देखिए प्ले लिस्ट, ये पूरा प्ले लिस्ट मैंने तैयार किया। ये लंबा सा प्ले लिस्ट जिसमें केवल टाइकून की इनडेप्थ स्ट्रैटेजीज हैं। आज आपकी वैल्यूज की इनडेप्थ में वो वैल्यूज, वो कैरेक्टर, मोरालिटी, आज आप मैंने वो प्रिंसिपल्स दिए हैं। लेकिन अगर स्ट्रैटेजीज की डेप्थ चाहते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड थ्योरीज चाहते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेमवर्क चाहते हैं जो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जिसे कम आएगा वो क्या कम आएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे एपिसोड देख डालिए। इतनी हम्बल थी सुधा मूर्ति, इतनी हम्बल थी कि मतलब उनकी जड़ों के अंदर विनम्रता थी। मई 2009 की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन्फोसिस आने वाली थी उस समय, राष्ट्रपति देश की इन्फोसिस आने वाली थी। ये उनको रिसीव करने के लिए नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति बाहर चले गए, सड़क पे गेट पे खड़े हो गए। पता चला भी और आधा घंटा लगेगा। ये गेट के बाहर जाकर के वहीं फुटपाथ पे बैठ गए। तो ये जो है ना, ये बड़ा आम नज़ारा है। इन्फोसिस के बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। वापस अंदर जाने की जगह दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। लग्जरी नहीं, लो की लाइफस्टाइल अपनाया उन्होंने। अपनी पूरी लाइफ हमेशा ऐसी जिंदगी जी है। और ये क्या कहती हैं, जब भी आ जाए क्राइसिस तुरंत बना दो प्रोसेस। एक दिन सुधा मूर्ति अपना उठाया लैपटॉप ले करके जाके एक वर्क स्टेशन पे बैठ गई। अपने ये नहीं कि केबिन में जाके बैठे, अपने वर्क स्टेशन में बैठ गई, कहीं पे भी जहां खाली जगह मिली बैठ गई। बाजू में एक लड़की किसी से फोन पे बात कर रही। 2-3 दिन पहले उसने जॉब ज्वाइन करी थी, और फोन पे बात करके इन्फोसिस की ज्वाइनिंग प्रोसेस की खूब बुराई करे। बात खत्म हो जाने के बाद सुधा मूर्ति ने उनकी तरफ देखा। अच्छा, उसको नहीं पता सुधा मूर्ति कौन है। बात करनी शुरू कर दी, पूछना शुरू कर दिया, क्या दिक्कत आई आपको ज्वाइनिंग में? ओ लड़की सोचे पुरानी एम्प्लॉय है, इसको तो सुना देती हूँ है जी, पूरा सुना देती हूँ। उसने दिल खोल के सब बता दिया सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को सब बातें पहले से नहीं पता थी। थोड़ी देर बाद मूर्ति वहां से उठी और एचआर डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर के अपने केबिन में बुला लिया मीटिंग के लिए। फीडबैक को ना ईगो पे नहीं लिया,
फीडबैक को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। जिधर आएगा क्राइसिस वहीं बना देंगे प्रोसेस। लर्निंग्स हैं हर चैप्टर में, हर कहानी में लर्निंग्स है। उन्होंने रिव्यू पर रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने रिव्यू पर पॉजिटिव एक्शन लिया। जब आप एम्प्लॉय को समझाते हैं, उसकी सुनते हैं, तो फिर एम्प्लॉय भी आपको ही सुनते हैं। प्रोसेस क्रिएट कर दिया इन्फोसिस में कि कैसे नहीं, ये तो चेयरपर्सन के स्टेज पे बैठे और खबरा गई नौकरी, गई नौकरी, गई नौकरी, लेकिन उसको बदले में शाबाशी मिली। उसको टर्मिनेट नहीं किया, अप्रिशिएट किया। सुधा मूर्ति ने कहा कि क्रिएट प्रोसेस, अगर कोई चीज अच्छी ना लगे तो हमको बताओ, बाहर वालों को क्यों बताते हो, हमको बताओ, हम फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करेंगे। फीडबैक टेक्स यू फॉरवर्ड, शिकायत नहीं, सीख समझो। इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। हाँ, इनके यहाँ किसी ने किताब भी लिखी थी, एम्प्लॉयज योर फर्स्ट कस्टमर। एम्प्लॉय पहला कस्टमर है, बिकॉज हैप्पी एम्प्लॉयज विल ब्रिंग हैप्पी कस्टमर्स इन योर बिजनेस। देखो रिवर्स इनोवेशन सब करते हैं। अमेजॉन ने भी ऐसे किया। प्राइम मेंबरशिप का एक एम्प्लॉय ने बहुत साल पहले उनको बता दिया था कि अगर किसी प्रकार से हम कुछ ऐसा कर दें, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ले आए कि 2 दिन में माल डिलीवर कर दें, तो आपके कस्टमर खुश हो जाएंगे। 23 करोड़ अमेजॉन प्राइम कस्टमर बन गए इस समय दुनिया में। परफेक्ट पेरेंटिंग। एक बार इनका बेटा रोहन, ओह रोहन क्या लड़का था, लेकिन रोहन के जो बाकी दोस्त थे ना, वो 5 स्टार होटल में उन्होंने बर्थडे पार्टी थ्रो किया करते थे, जबरदस्त बर्थडे पार्टीज। तो उन्होंने घर में आकर के बोला, मम्मी मेरा भी अगले हफ्ते जन्मदिन है, मैं भी ऐसे ही होटल में पार्टी दूंगा। और कहा कि 50 बच्चे मेरे दोस्त, एक बच्चे पे 1000 रुपए का खर्चा आएगा, ज्यादा कुछ नहीं, 50,000 रुपए दे दो। सुधा मुस्कुरा दी। वो सिंपल रहने वाली सुधा मूर्ति काम मानने वाली थी। उन्होंने कहा एक काम करो, सबको घर पे बुला के एक एक समोसा और एक एक गिलास रसना पिला देना। 50,000 रुपये अगर तुमने अपने ड्राइवर को दे दिया ना, तो उसका बच्चा पूरा 1 साल पढ़ सकता है अच्छे से अच्छे स्कूल में। 50,000 रुपये तुमने अगर अपने कुक को दे दिया तो अपने घर की मरम्मत करा सकता है। 50,000 रुपये तुमने किसी गरीब को दे दिया तो मैं जिंदगी भर दुआ दे सकता है। रोहन को उस समय ये बात समझ में नहीं आई। 2-3 दिन तक रोहन जबान बंद करके कमरे के अंदर कुंडी लगा के बैठ गए। बहुत दुखी हो गए थे, माँ 50,000 रुपये नहीं दे रही है, इतना पैसा माँ के पास, इतना पैसा है। पर तीसरे दिन जब उन्हें समझ में आया माँ नहीं बदलती अपना फैसला, तो फिर उन्होंने माँ से नेगोशिएट किया, देखो बाकी सब ठीक है, समोसा और रसना के साथ एक एक गुलाब जामुन भी दे देना। माँ ने कहा ओके। सारे बच्चे बुला लिए घर पे, खूब खेले, खूब हुड़दंग, खूब मजा आया, खूब खेले। माँ ने कहानियां भी सुनाई बच्चों को, सारे बच्चों ने कहानियां भी सुनी, समोसा भी खाया, गुलाब जामुन खाया, रसना पिया, और एकदम मजा मार के अपने अपने घर चले गए। अब माने का अब 50,000 रुपये ले लो। 5,000 रुपये लग गए खर्चे में, रसना के अंदर, समोसे में, गुलाब जामुन में, और 45,000 माँ बाप बच गए। और वो 45,000 रुपये रोहन ने अपने हाथ से, माँ ने रोहन में घर में सारे काम करने वालों को, जितने भी गरीब उनके यहाँ काम करते थे, क्षमा चाहता हूँ गरीब शब्द यूज़ कर रहा हूँ, सबको बांट दिए। रोहन पता है क्या बोले आगे चल के, एक इंटरव्यू में रोहन ने कहा कि वो था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन, जिसके लिए अपनी माँ को जीवन भर आज भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। आज तक मूर्ति के परिवार में जन्मदिन या किसी खास दिन पर कोई पार्टी का रिवाज नहीं है। पोते पोतियों को जन्मदिन भी हो ना, तो गरीबों को खाना खिलाना है, कपड़े खिलौने बांटना है, जरूरतमंदों की मदद करना है, बाइंग बुक्स ऑन बर्थडे, ये सब करते हैं। डोनेशन ही सेलिब्रेशन है इनके लिए, ये गेम चेंजर लोग हैं। अभी क्या हुआ, अपने दोनों बच्चों की जब शादी करी ना, तो मूर्ति परिवार ने इस्कॉन बैंगलोर को इन्वाइट कर दिया, और जिन जिनको कार्ड भेजा शादी का, उनको बोला कि इस्कॉन बैंगलोर 2 मिलियन फ्री मील्स हर रोज खिलाता है मिड डे मील में। 20 लाख गरीब बच्चों को रोज खाना खिलाता है। लिफाफे में लाना हो ना तो हमारे लिए कोई गिफ्ट मत लेके आना, डोनेशन लेकर के आना। करोड़ों करोड़ों रुपए का डोनेशन उस समय अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से इकट्ठा करके अक्षय पात्र को इस्कॉन बैंगलोर को दिलवा दिया। किसी भी गेस्ट को कोई भी गिफ्ट ला करके देने की सख्त मनाही थी, वापस भेज देते थे हाथ में। तो गेस्ट बेचारा बाहर जाता था, एटीएम में जाके कैश निकाल के लिफाफे में डाल के अक्षय पात्र को देता था, हाथ जोड़ के माफी मांग ले। ये संस्कार ही अलग है। वेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय व्हाट यू हैव, बट व्हाट यू शेयर। खुशी बटोरने में नहीं, बांटने में है। ऐसी कहानियां जो लोगों को बेहतर बना सकती हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकती हैं। शेयर करा करो, आप भी शेयर करो। तुम्हारे कितने पैसे लगते हैं शेयर करने में, करो शेयर। बच्चों को माँ बाप को करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों को करना चाहिए, बच्चों को दोस्तों को करना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों के दोस्तों को करना चाहिए। कैरेक्टर मैटर्स मोर देन द क्लास मैटर्स। इनके लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सुधा मूर्ति सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई, और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई सुबह 5 बजे, क्योंकि उस समय टिकट नहीं बुक कर पाई थी, वो इमरजेंसी में थी, लेनी थी फ्लाइट। किसको रात को 3 बजे उठाती अपने ऑफिस में, टिकट बुक करो। टिकट काउंटर पर जब पहुंची तो फ्लाइट फुल, बिजनेस क्लास में लेनी उनको। तो वहाँ लड़की ने बोला, देखिए मैडम ऐसा है, पीछे कहीं जा करके मिडिल की सीट एक मिल रही है, वो दे दें क्या आपको? कहती दे दो। सुधा मूर्ति ने टिकट ले लिया, पीछे जा करके कहीं बीच की सीट पर चुपचाप बैठ, इधर भी आदमी इधर भी आदमी, बीच में यूं करके बैठ के किताब खोल के पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब उनको टॉयलेट जाना था ना, तो एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाने दो। एयर होस्टेस वैसे उसको पहचानी नहीं। सुधा मूर्ति जी को पहचानना ना पहचानना एक अपराध है अपने आप में, लेकिन नहीं पहचाना उन्होंने। पर उनकी उम्र को देखते हुए हाँ कर दिया, ठीक है आप आगे टॉयलेट चले जाइए। जब वो आगे टॉयलेट जा रही थी तो टॉयलेट से वापस निकलते वक्त बिजनेस क्लास में एक पायलट बैठा था जिसकी सीट रिजर्व थी। पायलट देख के पहचान गया, अरे सुधा मूर्ति है। तो शर्मिंदा हो गया।
उनको बिजनेस क्लास की अपनी रिजर्व सीट ऑफर कर दी, बोले आप प्लीज यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठिए, आपको यहां बैठना चाहिए। तो कहते मैं बैठ जाऊंगी अगर आप मेरी सीट अपग्रेड के पैसे ले लोगे। पायलट ने मना कर दिया, बोला आपने इस देश के लिए जो कुछ किया है उसके सामने ये सीट कुछ भी नहीं है। एनीवे सुधा मूर्ति मान गई, लंबी बातचीत हुई थी, उसके बाद मान गई। एक हफ्ते के बाद पायलट को एक चिट्ठी मिली, और चिट्ठी थी उसके बच्चों का धीरू भाई अंबानी स्कूल के अंदर एडमिशन का कंफर्मेशन, और लिखा था कि अगले 12 साल के बच्चों की सारी फीस इन्फोसिस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर कर दी। अब जो सुधा मूर्ति ने किया था वो रिफ्लेक्शन था उनकी कोर वैल्यूज का, फेयरनेस, इंटेग्रिटी, लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये इनकी कोर वैल्यूज है कंपनी की। साथ में चिट्ठी थी जिसमें लिखा था आपने जो मेरे लिए उस दिन किया उसके बदले में कुछ भी नहीं है। सुबह 6 बजे की जो फ्लाइट है ना, ऐसे ही कोई घूमने के लिए नहीं लेता है। आप भी काम से जा रहे थे पर आपने मेरे लिए सीट छोड़ दी। पायलट को याद आया उस दिन उन्होंने सुधा जी से बातचीत में बोला था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहा हूँ धीरू भाई अंबानी स्कूल में, और हो नहीं रहा है वहाँ पे। अब धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल अलग ही स्कूल है, ये क्या है, ये भारत का नंबर 1 IB स्कूल है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट IB स्कूल नंबर 1 है 2019 से इंडिया का। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में माना जाता है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे हर 6 बच्चों पे एक टीचर है, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक, ये अलग ही लेवल का स्कूल है। पर आपकी वैल्यूज जो है ना, सुधा मूर्ति जी के लिए कह रहा हूँ मैं, अगर कोई हो सके तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप सब तक पहुंचाओगे तो कोई ना कोई उन तक पहुंचाएगा। आपकी वैल्यूज जो है वो आपके व्यापार में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, सिर्फ कंपनी के ब्रोशर में नहीं है बल्कि आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसको बोलते हैं वैल्यू। 20 लाख रुपए एनुअल फीस थी उस स्कूल की, 1 साल की 20 लाख रुपए फीस थी। 12 साल की 2 करोड़ 40 लाख रुपए 1 मिनट में जमा करा दी उन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वो कोर वैल्यूज उनकी दिखती हैं। आज सारा अली खान वहां से पढ़ी, अर्जुन तेंदुलकर वहां से पढ़े, जानवी कपूर वहां से पढ़ी, आराध्या बच्चन, आज अभिषेक बच्चन की बेटी वहीं पढ़ती हैं, नायका के जो को फाउंडर अद्वैत नायर वो भी वहीं से पढ़े हैं। इनका रूल है कि काइंडनेस वापस आएगी, काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक। When you give more than what you get, soon you get more than what you gave. एक बार सुधा मूर्ति सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोग्राम में गई थी। उस होटल में जहां प्रोग्राम था वहीं रुकना भी था। 1 दिन का प्रोग्राम था और 3 दिन का स्टे था। 3 दिन के बाद जब सुधा मूर्ति सामान पैक करके निकलने लगी, रिसेप्शन में पहुंची तो वहां उनके लिए गिफ्ट रखा था, एक सुंदर सी साड़ी और एक कुंदन का हार। सुंदर सी साड़ी और कुंदन का हार देख करके और देखा कि पूरा का पूरा बिल किसी ने पे कर दिया। बात को ध्यान से सुनो, पूरा बिल पे किया जा चुका है। हैरान हो गए, बोले किसने पे किया? पूछने में पता चला कोई इंडियन फैमिली है जिसने आपका बिल पे कर दिया और ये आपके लिए कुंदन का हार रखा है, अभी ये कल खरीद करके लेके आया। सुधा ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो रिसेप्शनिस्ट ने उस दंपत्ति को, उस कपल को वहीं फोन लगा दिया। बता सुधा मूर्ति आपसे मिलना चाहती। तो एक लड़की दगड़ 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 जोर से भागते हुए आई और ऐसा आई और आते ही उनके पाँव में लेट गई और प्रणाम किया, पांचांग प्रणाम किया। औरतों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना होता है, औरतों को पूरा नहीं लेटना होता है। घुटने के बल और हाथ के बल माथा नीचे लगा के पांचांग प्रणाम किया उन्होंने। सुधा जी ने पूछा आपने मेरा बिल क्यों भर दिया? हाँ, आप मेरे पाँव क्यों छू रही हैं? बोली मैडम एक बार गुलमर्ग से बेंगलुरु की टिकट के आगे कुछ भी नहीं है। सुधा मूर्ति नहीं समझ पाई। बोले एक दिन जब मैं 11 साल की थी ना, तो गुलमर्ग से मैं निकली थी और मैं बेंगलुरु ट्रेन में जा रही थी और मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है। टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं सीट के नीचे छुप के बैठ गई थी। मुझे आपको याद नहीं होगा, टीटी ने पकड़ लिया था और टीटी मुझे गाड़ी से नीचे उतार रहा था। उस समय आपने टीटी को रोका, मुझसे बात करी, मुझसे बात करके आपने टीटी को बोला इसके बेंगलुरु तक के टिकट के पैसे मैं देती हूँ, टिकट बना दो। मुझसे पूछा कि क्यों जा रही हो बेंगलुरु? तो सुधा जी आपको याद नहीं होगा, मुझे नहीं पता था मैं क्यों जा रही थी बेंगलुरु, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना था। तो आपने अपनी किसी पहचान के स्वयंसेवी संस्था के NGO में मेरे को एडमिशन करा दिया। प्रमाण पत्र में आपने मेरा नाम लिखवा दिया चित्रा। आपने सारे खर्चे के पैसे भी दिए। लर्निंग क्या है? वोट यू गिव कम्स बैक टू यू। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हाँ, सुधा जी अपने आप में लर्निंग का इंस्टीट्यूशन है। आप कमेंट कीजिए इनमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मैं पढ़ ही रहा हूँ सुधा जी की इंस्पिरेशन स्टोरी। अगर आप कोई पेरेंट है तो बच्चों को दिखाइए, बच्चे हैं तो पेरेंट्स को दिखाइए, अगर आप बॉस है तो अपने एम्प्लॉइज को दिखाइए, एम्प्लॉइज तो अपने बॉस को दिखाइए। जब सब ये इनवैल्यूएबल लर्निंग देखेंगे, फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग, जब इसको शेयर करेंगे, शेयर कैसे करना है? #टाइकून्स ऑफ इंडिया के साथ, #डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। फायदा क्या है? इस हैशटैग से मैं आपको ढूंढ लूंगा, आपका शेयर किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर ढूंढ लूंगा, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, मुझको दिखाई पड़ जाएगा #टाइकून्स ऑफ इंडिया, #डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हमारी टीम आपको पिकअप करेगी, आपको रैंडमली पिक करेगी, आपको कांटेक्ट करेगी और 9,999 रुपए के कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। मैं आपको आखिरी स्टोरी आज की सुनाता हूं, सुधा मूर्ति जी की लंदन की स्टोरी। जब उनका दामाद प्रधानमंत्री बन गया तो दोनों बहनें साड़ी में साधारण से कपड़े पहन के पहुंच गई इमिग्रेशन की लाइन में अमेरिका के अंदर। जब उनका नंबर आया इमिग्रेशन की लाइन में तो वहां जो इमिग्रेशन वाली लड़की थी वो उनको पहचान नहीं पाई। वो पूछा लंदन क्यों आए हो? सुधा जी ने जवाब दिया अपनी बेटी दामाद से मिलने आए, थोड़े दिन उनके साथ रहेंगे, वापस इंडिया चले जाएंगे। तो इमिग्रेशन की लेडी ने पूछा लंदन में कहां रहते हो, दामाद का घर कहां है? सुधा जी ने जवाब दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वो कहती ये तो लंदन के प्राइम मिनिस्टर का घर है। वो बोली हाँ वो मेरे दामाद हैं।
इमिग्रेशन की लेडी को विश्वास नहीं हुआ, बोला मजाक हो रहा है, दोनों को लाइन से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। कितनी साधारण कपड़े, बताया ना, कपड़े नहीं खरीदे, साड़ी नहीं खरीदी सालों साल से, साधारण कपड़ों में दोनों बहनें खड़ी हुई। दो भारतीय 70 साल की महिलाएं सादे कपड़ों में लाइन से अलग बाहर निकाल दी गई, लोग उनको घूर के देख रहे हैं। तभी सुधा मूर्ति जी ने एक फोन लगाया, 10 मिनट में 2 कर्मचारी बीच में 20 कर्मचारियों के साथ में पूरे सम्मान के साथ उनको लेके चले गए। बाद में उस महिला को इमिग्रेशन में एहसास हुआ कि वो सच बोल रही थी। हमारे देश के प्रधान